Hello everyone. Welcome to our YouTube channel Lingua Souls. And today's topic is figures of speech, or we also call it literary devices. Yes friends, figures of speech and literary devices सभी के लिए थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक होता है कि पोइट्री में कैसे हम इन लिटरेरी डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करें, कैसे हम पहचानें। दोस्तों, अगर हम डेफिनेशंस में उलझ जाएंगे तो शायद हम इनको आसानी से ना समझ सकें, लेकिन आज मैं आपको इतना आसान तरीका बताऊंगा कि आप इन लिटरेरी डिवाइसेस को केवल समझ ही नहीं जाएंगे, बल्कि आप चाहेंगे तो आप अपनी खुद की लिटरेरी डिवाइसेस का उपयोग भी कर सकेंगे। अपने आंसर्स लिखते वक्त, पोइट्री लिखते वक्त, स्टोरी, आर्टिकल्स, कुछ भी लिखते वक्त आप इसका खुद उपयोग कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, लेट अस बिगिन विद द टॉपिक लिटरेरी डिवाइसेस। दोस्तों, आप जानते हैं कि लिटरेरी डिवाइसेस एक्चुअली होती क्या हैं? सबसे पहले तो हम इस चीज को समझते हैं कि लिटरेरी डिवाइसेस होती क्या हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति गहनों से अपने शरीर को सजाता है अपनी खूबसूरती के लिए, बिल्कुल उसी प्रकार एक राइटर, एक लेखक अपने सेंटेंस की खूबसूरती को बढ़ाता है इन लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल करके। आइए सबसे पहले अपन समझते हैं सिमिली। इसे हिंदी में हम उपमा भी कहते हैं और सबसे ज्यादा उपयोग शायद सिमिली का ही किया जाता है। दोस्तों, यहां मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब हम नोटबुक करेक्शन करते हैं तो सबसे ज्यादा गलती हम पाते हैं सिमिली की स्पेलिंग में। लोग सिमिली को स्माइली लिख जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप याद रखिएगा SIMILE। अब अपन समझेंगे कि सिमिली होती क्या है। Now, simile is a literary device in which we compare two dissimilar objects having at least one thing in common. जी, simile एक ऐसी literary device है जिसमें हम दो अलग अलग चीजों को कंपेयर करते हैं जिनके बीच में कम से कम कोई एक चीज कॉमन हो। और कंपेयर करने के लिए we use words like और as। like अथवा as शब्द का इस्तेमाल किया जाता है इनके बीच में कंपैरिजन करने के लिए। इसको हम इनडायरेक्ट कंपैरिजन भी कहते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। शी इज लवली लाइक अ रोज। इन दिस एग्जांपल वी आर कंपेयरिंग टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स। दो विभिन्न चीजें हैं, एक है लड़की शी और दूसरा रोज गुलाब का फूल। दोनों ही बिल्कुल भिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं लाइक या एज शब्द का इस्तेमाल करके। इस सेंटेंस में हमने लाइक का यूज किया है। एंड व्हाट इज द कॉमन क्वालिटी बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, द गर्ल एंड द रोज? द कॉमन फीचर, द कॉमन क्वालिटी इज बोथ आर लवली। सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड शी इज लवली लाइक अ रोज। वह लड़की गुलाब के फूल जैसी खूबसूरत है। अब आप समझ गए होंगे कि अगर आप हिंदी में कभी भी किसी के लिए बोलना चाहेंगे कि जैसा, तो समझ लीजिए वो सिमिली है। श्याम आईफिल टावर के जैसा लंबा है। इफ यू वांट टू प्रेजेंट दैट श्याम इज एक्सट्रीमली टॉल, यू कैन सिंपली से श्याम इज एज टॉल एज एन आईफिल टावर। आई होप you must have understood simile with the use of like. Now take another example. Her hands were as cold as ice. Now in this example, we have taken a lady. Okay, her hands, they are very cold. They are cold like an ice. Another object is ice. तो यहाँ हमने एक महिला के हाथों को एक बर्फ के टुकड़े से कंपेयर किया है। दोनों के बीच में कॉमन फीचर है, दोनों के ही हाथ दोनों बिल्कुल ठंडे हैं, जैसे कि महिला के हाथ ठंडे हैं बर्फ के जैसे। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड सिमिली लिटरेरी डिवाइस एक्सट्रीमली वेल। अब कभी भी आप किसी चीज के लिए कहना चाहेंगे के जैसा, तो समझ लीजिए वह सिमिली है। दोस्तों, इस सिमिली के साथ ही एक मिलती जुलती दूसरी लिटरेरी डिवाइस भी होती है। शायद सिमिली के जितना ही इस्तेमाल इस लिटरेरी डिवाइस का भी होता है और इसको भी हम कंपेयर करने के लिए ही यूज करते हैं। जी हाँ, इस लिटरेरी डिवाइस का नाम है
मेटाफर। मेटाफर इज ऑल्सो एन इम्प्लाइड सिमली, एक तरीके से यह भी सिमली ही है, विद द ओनली डिफरेंस कि मेटाफर में हम डायरेक्ट कंपैरिजन कर देते हैं, हम ये नहीं बोलते कि जैसा। लेट अस टेक एन एग्जांपल। द वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप। यहां पर दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हुए? एक हुआ वर्ल्ड और दूसरा हुआ रैट ट्रैप, चूहे का पिंजरा। जी हां, दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, दुनिया और चूहे का पिंजरा। लेकिन अपन ने दुनिया को चूहे का पिंजरा डायरेक्टली बोल दिया, इसमें हमने लाइक या एज का यूज नहीं किया। दोनों में कॉमन फीचर क्या है? बोथ आर फुल ऑफ टेम्पटेशंस। दोनों ही लालच और प्रलोभनों से भरी हुई पड़ी हैं। जिस प्रकार चूहे के पिंजरे के अंदर एक खाने की चीज हम बेट या चारे के तौर पर डालते हैं और चूहा उसको लालच को काबू में नहीं रख पाता और उस चीज को हासिल करने के लिए उस पिंजरे की ओर खिंचा चला जाता है। जैसे ही वो उस चीज को टच करता है, पिंजरे के दरवाजे बंद हो जाते हैं और वह फिर फंस जाता है। बिल्कुल उसी तरह ये दुनिया भी तरह तरह के प्रलोभन और टेम्पटेशन से भरी पड़ी है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ टेम्पटेशंस in the form of comforts, luxuries, riches, joy, and all these things. One who tries to catch at this bait, he becomes a prey to the rat trap of the world. In this way, the world is a rat trap, दुनिया एक चूहे का पिंजरा है. I hope you will learn to resist temptations. And the next literary device is personification. जी, हम इसको मानवीकरण अलंकार भी कहते हैं। अगर आपको हिंदी में भी आपने कविता पढ़ी होगी तो उसमें पढ़ा होगा पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार होता है। Now personification is a literary device in which we assume non-living thing as a living thing, or we give attribute of a human being to any non-living thing, plant, animals, etc. किसी निर्जीव वस्तु को जीवित वस्तु की तरह मान लेना, इसको हम पर्सोनिफिकेशन या मानवीकरण अलंकार कहते हैं। लेट अस टेक एग्जांपल। एज यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन, द बैटरी डाइड। हम बोलते हैं ना, द बैटरी डाइड। क्या बैटरी कोई लिविंग वस्तु की तरह है, लिविंग पर्सन है जो मर गया? नहीं, बैटरी डिस्चार्ज हो गई को हम ये भी बोल देते हैं द बैटरी डाइड। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन और मानवीकरण अलंकार. Let us move on to the next one. It is oxymoron. Now, oxymoron is another commonly used literary device in which we use two contradictory words together. इस literary device में हम दो विपरीत शब्दों का इस्तेमाल एक साथ करते हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, The girl is cunningly sweet. यहां आपको दो वर्ड्स दिख रहे हैं, cunningly और sweet. How can it be possible? One word is cunning and the other word is sweet. जी हाँ, इस प्रकार के इस्तेमाल को, जहां दो विपरीत शब्दों को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम कहते हैं oxymoron. Another example of oxymoron is the kind cruelty of the doctor's knife saved the life of a patient. जैसा कि आप समझ सकते हैं कि काइंड क्रुएलिटी, एक तरफ हम काइंड वर्ड यूज कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्रुएलिटी। ऐसी लिटरेरी डिवाइस को हम कहते हैं ऑक्सीमोरॉन। नेक्स्ट इज हाइपरबली। हाइपरबली, इसको हम अतिशयोक्ति भी कहते हैं। किसी चीज को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताना। जी हाँ, केवल बढ़ाकर ही नहीं, या फिर जरूरत से ज्यादा कम करके भी बताना। कभी लोग कभी सीधी भाषा में नहीं बोलते कि वह बहुत रोई। अगर उनको यही बात बोलनी है तो वो उसी चीज को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताएंगे कि उसने आंसुओं की गंगा जमुना बहा दी। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट इज हाइपरबली, अतिशयोक्ति। जरूरत से ज्यादा बढ़ाकर या फिर जरूरत से ज्यादा कम करके बताना। टेक एग्जाम्पल्स। शी शेड एन ओशियन ऑफ टेयर्स। उसने आंसुओं का समंदर बहा दिया। इसमें वह अत्यधिक रोई। और
Another example in which we present things much smaller than their usual form. I received an ant-sized share in the property. मुझे प्रॉपर्टी में से केवल जरा सा हिस्सा मिला, कम हिस्सा मिला को यहाँ पर एंड साइज्ड, चींटी जितना करके हमने बता दिया, तो यहाँ हमने कुछ जरूरत से ज्यादा ही कम करके बता दिया। ऐसी लिटरेरी डिवाइस को हम कहते हैं हाइपरबली या अतिशयोक्ति। फ्रेंड्स, नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज पन, PUN, पन। जी हाँ, शब्दों से खेलना भी हम इसको कहते हैं पन। जब किसी एक शब्द का एक से अधिक अर्थ निकलता हो एक ही वाक्य में, इसको हम कहते हैं पन। द्विअर्थी भाषा, डबल मीनिंग of a word. Now playing with word, same word can be interpreted in different sense. Let us understand it with the help of an example. Let us stop moving our arms. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि arms word के दो मीनिंग निकलते हैं। Let us stop moving our arms. Arm, it means hands, as well as arms means weapon. People, they are making desperate use of the weapons in order to establish the supremacy over others. लोग अत्यधिक शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, हथियारों के बल पर दूसरे के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहे हैं। और otherwise we can say man is making desperate efforts to acquire more and more materialistic prosperity. लोग बाग अपने बेतहाशा हाथ चलाए जा रहे हैं और ज्यादा धन और ज्यादा सुख सुविधा के, भौतिक सुख सुविधा के साधन जुटाने के लिए। सो देयर इज अ ग्रेट नीड टू स्टॉप मूविंग अवर आर्म्स। ऐसी लिटरेरी डिवाइस को हम कहते हैं पन। आई होप यू मस्ट हैव लर्नड इट व्हाट इज पन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी इज वन सच लिटरेरी डिवाइस। इसका मूवीज में, सीरियल्स में जरूरत से ज्यादा उपयोग होता है। जब हम किसी डायरेक्ट कन्वर्सेशन या एड्रेस करते हैं, संबोधन करते हैं किसी डेड और एब्सेंट को, तब हम इसको कहते हैं अपोस्ट्रोफी। सो अपोस्ट्रोफी इज अ लिटरेरी डिवाइस इन विच वी मेक अ डायरेक्ट एड्रेस और स्पीच टू समवन डेड, नॉट प्रेजेंट और एब्सेंट काइंड ऑफ आइडिया। कभी आपने पिक्चर देखी होगी तो उसमें डायलॉग सुना होगा, किस्मत तू भी मुझे क्या क्या दिन दिखा रही है, दुनिया तू बहुत जालिम है। इस प्रकार के डायलॉग्स हमको मूवीज में देखने को मिलते रहते हैं। इसी को हम कहते हैं अपोस्ट्रोफी। ओ वर्ल्ड, यू आर सो क्रूएल, लक यू ऑलवेज डिसीव मी। आई होप यू मस्ट हैव understood the literary device apostrophe as well as now you will be able to make a good use of this literary device apostrophe in your real life. So let's move to another one. Onomatopoeia. Onomatopoeia, words that add sound in a sentence. ऐसे शब्द जो साउंड या ध्वनि प्रोड्यूस करते हैं किसी सेंटेंस में, इनको हम कहते हैं ओनोमैटोपिया। फ्रेंड्स, व्हेन वी वॉच अ मूवी, जब हम कोई पिक्चर देखते हैं उसमें हम विजुअल्स देखते हैं, उसमें सीन देखते हैं, और साथ में अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, उसके सामने कोई चीज अगर गिरी तो उसकी गिरने का साउंड आता है। वहां तो हम देख भी सकते हैं और देखने के साथ में सुन भी सकते हैं। यहाँ जब हम कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, कोई पोएम पढ़ रहे हैं, तब उसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम साथ साथ उन साउंड्स को भी प्रोड्यूस कर पाते हैं। किस प्रकार? वी यूज लिटरेरी डिवाइस ओनोमैटोपोइया। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी दीज सेंटेंसेस, द बजिंग ऑफ द बीज। इस सेंटेंस में कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन मक्खियों के भिनभिनाने का जो साउंड है, यू कैन फील इट। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द बजिंग ऑफ द बीज, द हिसिंग ऑफ अ स्नेक। इसमें अपन ने हिसिंग साउंड प्रोड्यूस किया कि सांप के फुसफुसाहट की जो आवाज है वो भी आ गई। द नेक्स्ट वन इज द रैटलिंग ऑफ द विंडोज। मान लीजिए तेज हवा चल रही है, उसके साथ खिड़की दरवाजे जो हिल रहे हैं, उनके हिलने की आवाज को हम बोलते हैं रैटलिंग, द रैटलिंग ऑफ द
windows. We use sound effect and we call this literary device onomatopoeia. Next literary device is irony. IRONY. Irony is a literary device in which the reverse effect of what is said, it takes place. जो हम कहते हैं उसका ऑपोजिट होता है जी। कई तरीके की होती है आयरनी, जैसे वर्बल आयरनी। ना वर्बल आप समझ सकते हैं शाब्दिक, शब्दों में जो कहा जाए उसका वास्तविक अर्थ उससे बिल्कुल विपरीत निकले, इसको हम कहते हैं वर्बल आयरनी। कई बार टीचर्स व्यंग्यात्मक रूप में अपने बच्चों को बोल देते हैं, अगर उनका कोई जवाब बहुत ही सिली होता है, वेरी गुड, बट डू दे रियली मीन वेरी गुड? इट इन फैक्ट इज इक्विवेलेंट टू हाउ स्टूपिड ऑफ यू, कि कितना बेतुका जवाब आपका था। इसी प्रकार नेक्स्ट होती है ड्रामेटिक आयरनी। नाउ व्हाट इज ड्रामेटिक आयरनी? नाउ ड्रामेटिक आयरनी कॉमिक्स में बहुत यूज होती है, कॉमेडी सीरियल्स में बहुत यूज होती है। It is a literary device in which the readers or the spectators they know what is the reality, but the character in the story doesn't know. आपने जैसे कॉमिक्स वगैरह में देखा है या टीवी सीरियल में कि कोई कैरेक्टर आइसक्रीम खाता हुआ चला आ रहा है और आगे केले का छिलका रखा है, सबको पता है अभी इसका पैर इस पे पड़ेगा और ये गिर पड़ेगा, या वो किस प्रकार ठग लिया गया, किस प्रकार छला गया, ये सब रीडर्स को, स्पेक्टेटर्स को पता होता है, लेकिन कहानी में उस पात्र को नहीं पता होता। इसको हम कहते हैं ड्रामेटिक आयरनी। जैसा कि क्लास 12th में एक चैप्टर है द टाइगर किंग, उसमें टाइगर किंग की मृत्यु कैसे हुई। टाइगर किंग को नहीं मालूम कि 100वें शेर का शिकार उसने नहीं किया, लेकिन हम सब जानते हैं कि असलियत क्या थी। इसको हम कहते हैं ड्रामेटिक आयरनी। जो लोग देख रहे होंगे और क्लास 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, समझ लीजिए उनका एक क्वेश्चन तो तैयार हो गया। द थर्ड इज सिचुएशनल आयरनी। जैसा कि नाम में ही छुपा हुआ है, जो सिचुएशन है उसका ऑपोजिट अगर हो जाए, मान लीजिए कोई चोर या ठग किसी को लूटने या ठगने के लिए आए थे और उल्टा वो खुद ही ठग के चले जाएं, इसको हम कहते हैं सिचुएशनल आयरनी। I hope you must have understood literary device irony and its few kinds. Let's move to the next one, which is transferred epithet. Now, transferred epithet, जैसा कि नाम में छुपा है ट्रांसफर, किसी चीज का मीनिंग किसी दूसरी चीज के ऊपर ट्रांसफर हो जाना। Now, let me explain it to you properly. An adjective is used with some noun, but it describes some other noun. ये ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें हम एक विशेषण का इस्तेमाल किसी संज्ञा या किसी नाउन के साथ करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो विशेषण उस नाउन के मीनिंग को ना डिस्क्राइब करके किसी दूसरे नाउन के मीनिंग को डिस्क्राइब कर रही होती है। लेट अस टेक एग्जांपल, द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ट विद माइंड अहेड। यहां पर अपन देख रहे हैं पॉलिश्ड ट्रैफिक। पॉलिश्ड एक एडजेक्टिव है और ट्रैफिक यह नाउन है। अपन ने पॉलिश्ड वर्ड को ट्रैफिक के साथ में यूज किया है, पर क्या ये पॉलिश्ड वर्ड ट्रैफिक को डिस्क्राइब कर रहा है? नहीं, बल्कि ये पॉलिश्ड वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है इसके अंदर यात्रा कर रहे अमीर और संपन्न लोगों को। इसलिए इसका असर ट्रैफिक से पास ऑन होकर उन रिच पीपल के ऊपर, ट्रैवलर्स या पैसेंजर्स के ऊपर चला जाता है। ऐसी लिटरेरी डिवाइस को हम कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। आई होप दिस लिटरेरी डिवाइस इज क्लियर टू एवरीवन। फ्रेंड्स, let us move on to the next literary device, synecdoche. 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 Yes, synecdoche is a literary device in which part represents whole or whole represents part. नहीं आया समझ में? चलिए मैं समझाता हूं। जब हम ऐसी लिटरेरी डिवाइस सिनेक्डोकी होती है जब हम किसी चीज को
पूरी चीज को किसी हिस्से की तरह यूज करते हैं या किसी चीज के छोटे हिस्से को पूरी चीज की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसको अपन एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट लुक एट द एग्जाम्पल, इंडिया बीट्स ऑस्ट्रेलिया बाय 1 रन। यहां पर अपन ने दो शब्द यूज करे, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। क्या यहां एक देश ने दूसरे देश को हराया? नहीं। एक्चुअल में इंडिया रिप्रेजेंट्स होल, ऑस्ट्रेलिया रिप्रेजेंट्स होल कंट्री। लेकिन यहां पर दो देशों के बीच की कोई जंग नहीं थी, एक क्रिकेट का मुकाबला था जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को 1 रन से हरा दिया। सो हियर होल थिंग इज रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट। जैसे इंडिया का मतलब हुआ इंडियन क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया का मतलब हुआ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दो बड़े हिस्से हैं और क्रिकेट टीम केवल उसका एक छोटा अंग मात्र है। Let us take one more example so that you can understand it clearly. The hands of the sculptor mocked the king. एक मूर्तिकार के हाथों ने राजा का मखौल उड़ा दिया। एक मूर्तिकार के हाथों ने राजा का मजाक बना दिया। क्या केवल हाथों ने ही मजाक बनाया? जी नहीं, पूरे के पूरे कलाकार ने ही राजा का मजाक बनाया है। कैसे? उसने उसकी एक ऐसी मूर्ति बना दी जिसमें उस राजा के अभिमानी चेहरे को देखकर आने वाली पुश्तें भी समझ जाएंगी कि वह बहुत ही घमंडी और अभिमानी किस्म का राजा था। ओजिमेंडिस नाम की एक पोयम है जिसमें इसका बेहद खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। आई होप नाउ द लिटरेरी डिवाइस synecdoche is absolutely clear to everyone. So let's move to the next one of the simplest one, alliteration. जहां सेम लेटर से शब्द शुरू होते हैं, the commencement of words with the same letter is known as alliteration. जैसे sweet, summer, solitude. यहां पर तीनों ही शब्द किससे शुरू हो रहे हैं? एस लेटर से शुरू हो रहे हैं। इसको हम कहेंगे अलिट्रेशन। यहां यह जरूरी नहीं कि दो शब्द लगातार हों तभी अलिट्रेशन होगा। बीच में एक से दो शब्दों के गैप के बाद भी हो सकते हैं, पर होंगे एक ही लाइन में। ऐसे शब्दों के इस्तेमाल को हम अलिट्रेशन कहते हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ अलिट्रेशन इज वाइल्ड वेस्ट विंड। Take one more example. Belinda was bold and beautiful. यहाँ पर तीनों ही लेटर बी से शुरू हो रहे हैं। ये तीनों ही एग्जाम्पल अलिट्रेशन के हैं। Now, a similar one is repetition, but repetition is different from alliteration. जैसा कि मैंने बताया, alliteration में कहा गया कि एक ही लेटर से शुरू होते हैं, लेकिन repetition में पूरा का पूरा शब्द रिपीट होता है। ये दो शब्द साथ साथ भी हो सकते हैं और एक लाइन में भी हो सकते हैं। इट वॉज अ कोल्ड कोल्ड डे। यहाँ पे ठंडा ठंडा, गर्मा गर्म, इस तरीके से अपन पेयर में वर्ड्स यूज करते हैं जहाँ पूरा का पूरा शब्द रिपीट होता है। इसको हम कहते हैं रिपीटेशन। अब इन दोनों से मिलती जुलती एक और लिटरेरी डिवाइस भी होती है जिसको हम कहते हैं refrain. Now refrain is a literary device in which the whole phrase or a whole sentence is repeated. अक्सर हम गानों में देखते हैं कि कोई ना कोई अंतरा या मुखड़ा जो होता है वो बार बार रिपीट कर दिया जाता है। अगर तुम मिल जाओ तो ज़माना छोड़ देंगे हम। मुझे बाकी पूरा गाना भले ही याद ना हो, लेकिन ये वो लाइन होती है जो बार बार रिपीट होती है और ये हमारे दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बस जाती है। ऐसे ही अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की लिखी हुई बेहद खूबसूरत पोयम है ब्रूक। उसमें बार बार हर पैराग्राफ के एंड में एक लाइन रिपीट होती है जो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल। फॉर मेन में कम एंड मेन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोयम ब्रूक की लाइनें हैं जो हर पैराग्राफ के बाद में रिपीट होती हैं।
इसको हम रिफ्रेन कहते हैं। With refrain, let us now move to another literary device, assonance. अभी तक हमने जो पढ़े अलिट्रेशन, रिपीटेशन और रिफ्रेन, उसमें शब्द या फ्रेज यूज होता है पूरा जो रिपीट होता है। अब अपन पढ़ेंगे एजोनेंस। वाउल साउंड इज रिपीटेड, AEIOU जो वाउल्स होते हैं, इस साउंड को हम रिपीट करते हैं, इसको हम एजोनेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी क्लैप्स हर हैंड्स एंड स्टॉम्प्स हर फीट। यहाँ पर जैसा कि आप कलर्ड ए देख सकते हैं, यहाँ पे क्लैप्स, हैंड्स, स्टैम्प्स, इसके अंदर ए साउंड को रिपीट किया जा रहा है, इसको हम एजोनेंस कहते हैं। अनदर एग्जाम्पल यू कैन सी, माइक्स बाइक हैज ब्राइट वाइट स्ट्राइप्स। इसमें हम ई साउंड को रिपीट कर रहे हैं। बोथ ए एंड ई आर वाउल्स। सिमिलर वन इज कॉन्सोनेंट्स। इन दिस कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटेड। इसमें हम कॉन्सोनेंट को रिपीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ फेमस टंग ट्विस्टर, शी सेल्स सीशेल्स बाय द सी शोर। इसमें एस जो कॉन्सोनेंट साउंड है उसको रिपीट किया जा रहा है। सम मैमल्स आर क्लामी। इसमें एम कॉन्सोनेंट साउंड है जिसको रिपीट किया जा रहा है। एजोनेंस एंड कॉन्सोनेंस, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस। एजोनेंस में वाउल साउंड रिपीट होता है और कॉन्सोनेंस में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है। द नेक्स्ट इज इमेजरी। क्रिएटिव राइटिंग में इमेजरी का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। इमेजरी इज अ लिटरेरी डिवाइस इन विच अ सीन इज क्रिएटेड इन द माइंड्स ऑफ द रीडर्स। रीडर के दिमाग में पूरा का पूरा एक सीन उत्पन्न हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मैं घने वन में से चला जा रहा था, सुबह की ताजी खुशबू मेरी नाक में पड़ रही थी और पत्तियों के चरमराने की आवाज जो पेड़ से सूखी पत्तियां टूट के गिरी हुई थी, अचानक सामने धड़ाम से कोई चीज मेरे आगे गिरी। एक मॉर्निंग का फॉरेस्ट का सीन है जिसमें सस्पेंस टाइप की फीलिंग क्रिएट करी जा रही है। In this way, we create a scene or a visual effect in the minds of the reader. As I was walking through the paddy fields, fresh morning air and the chirping of the birds delighted me. In this, you can clearly see a fresh morning scene is created. I hope you must have understood imagery. Next is allegory. Now, allegory is a literary device in which characters symbolize something else. यहाँ पर एक पात्र किसी और चीज को रिप्रेजेंट करता है। विक्रम सेठ की एक बहुत ही अच्छी पोयम है, द फ्रॉग इन द नाइटिंगेल। इस द फ्रॉग इन द नाइटिंगेल में फ्रॉग रिप्रेजेंट करता है क्लेवर एंड क्राफ्टी पीपल को, जो क्लेवर और क्राफ्टी पीपल हैं, एंड नाइटिंगेल रिप्रेजेंट करती है इनोसेंट बट टैलेंटेड पीपल हु गेट एक्सप्लॉइटेड। वहां पर एलिग्री का बहुत अच्छा इस्तेमाल। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। यहां पर फिशरमैन रिप्रेजेंट करते हैं इन्फ्लुएंशियल लोगों को। कोल्ड सी रिप्रेजेंट करता है इमोशनलेस वर्ल्ड और वेल रिप्रेजेंट करती है जाइगेंटिक ह्यूज पॉपुलेशन। इस इमोशनलेस दुनिया में गरीबों का जो शोषण होता है ये उसके प्रतीक हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं। आई होप एलिग्री लिटरेरी डिवाइस आपको क्लियर हो गई होगी कि किस प्रकार एक चीज किसी दूसरी चीज को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट वन इज पैराडॉक्स। पैराडॉक्स, इसको हम विरोधाभास भी बोलते हैं। एक ऐसा कथन, एक ऐसा स्टेटमेंट जो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टिंग होता है, जो अपने आप को ही कट करता है। फॉर एग्जाम्पल, द सेंटेंस ऑन माई राइट इज रॉन्ग। मेरे राइट वाला सेंटेंस रॉन्ग है तो राइट है कि रॉन्ग, दो विरोधाभासी चीजें एक साथ हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट इज अ लाई। ऑलराइट, सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड पैराडॉक्स। Anaphora. Anaphora is a literary device in which word is repeated in the beginning of a phrase or a sentence. इसको सिंपल शब्दों में अपन इस प्रकार समझेंगे, जैसे
किसी कविता की 2 लाइनें या 2 से अधिक लाइनें एक ही शब्द से शुरू होती हैं, उसको हम एनाफोरा कहते हैं. As you can see it in the example, we cannot dedicate, we cannot concentrate, we cannot hello. All 3 lines, they begin with the same word we. This is an example of anaphora. Next is metonymy. Metonymy is calling someone or something not by its name but with the thing closely related to it. किसी चीज को उसके नाम से ना बुलाकर बल्कि किसी ऐसे शब्द से संबोधित करना जिसके लिए वो व्यक्ति जाना जाता है या जिस व्यक्ति से वो चीज जानी जाती है. जैसे कि द व्हाइट हाउस सेड. वी ऑल नो कि व्हाइट हाउस is the residence of the President of America. Instead of using the name of the President of America, we have used the White House said. Instead of the name of American President, we have used metonymy, the White House said. I hope metonymy is clear to everyone. So friends, in this topic, these number of literary devices, they are more than sufficient because we have tried to cover almost every important literary device which is used. If you like the video, please do like, subscribe and share it with your near and dear ones. In the next video, we will come up with another some interesting topic. You can leave your comments in the drop box and you can just post me the request on that on which topic you would love to have my another video. So thank you everyone once again. Please don't forget to like, subscribe and share.